आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है गति। आज हम इसका चौथा भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे गतिज समीकरण की। तो ये गतिज समीकरण क्या है? ये जो तीन फॉर्मूले हैं, v बराबर में u प्लस ए टी, s बराबर में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर और 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, इन्हीं को कहा जाता है गतिज समीकरण। आज हम जानेंगे कि ये गतिज समीकरण आखिर आए कहां से हैं। अब इन्हें पता करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है जहां पर हम इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा है जहां पर हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें सिर्फ ग्राफ वाला बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इक्वेशन वाला है, ग्राफ वाले में कहीं ना कहीं हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर किसी समीकरण से इन समीकरणों को कैसे निकाला जा सकता है। तो चलिए इन सब को समझने से पहले एक बार ध्यान दे लेते हैं कि आखिर v, u, s इन सब का मतलब क्या है। तो अगर कोई कार आगे की तरफ जा रही है और पहले उसका वेग u हो और बाद में उसका वेग v हो जाए, तो यहाँ पर कुछ त्वरण लगा होगा जिसे a कहा जाएगा। इसमें जो टाइम लगेगा उसे कहा जाएगा t और ये जो दूरी तय करेगा उसे कहा जाएगा s। अब आपको ये बात पता है, परंतु जो टीचर है जो आपका पेपर चेक करेगा उससे तो ये बात किसी ने बताई नहीं, तो उसे तो नहीं पता ही है। तो अगर आप उसे बताएंगे नहीं कि u का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा और वो क्या करेगा, काट देगा और आपको नंबर नहीं देगा। तो इसलिए आपको किसी भी समीकरण को निकालने से पहले सबसे पहले ये बताना है कि आप किस सिंबल का मतलब क्या लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बताएंगे कि u का मतलब है वस्तु की प्रारंभिक गति, v का मतलब है वस्तु की अंतिम गति, a का मतलब है वस्तु का त्वरण, s का मतलब है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और t का मतलब है वस्तु द्वारा लिया गया समय। तो आपको जब भी समीकरण को सॉल्व करेंगे इन सिंबल का मतलब वहां पर पहले लिख देना है और इसके बाद आप समीकरण को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण निकालते हैं। तो सवाल यही है कि इन समीकरण को निकाला कैसे जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन्हें कैसे निकालना है। तो शुरुआत करते हैं त्वरण की परिभाषा से। तो त्वरण की परिभाषा क्या थी? त्वरण का मतलब था अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय। तो ये हमारे त्वरण की परिभाषा थी। अब इसी का इस्तेमाल करके हमें गतिज समीकरण का पहला समीकरण मिलेगा। तो आखिर वो कैसे निकालना है? ज्यादा कुछ नहीं करना, ये जो t यहाँ पर लिखा है आपको इसे a की तरफ ले जाना है। अब यहाँ पर t क्या हो रहा है, यहाँ पर वो भाग हो रहा है, तो a की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो a के साथ गुना हो जाएगा और समीकरण कुछ कैसा बन जाएगा, at बराबर में v माइनस में u। अब आपको क्या करना है, ये जो u लिखा है इस तरफ इसे भी at की तरफ ले जाइए। तो इधर u माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, हमारा समीकरण बनेगा at प्लस में u इक्वल में v, या फिर ये कह लीजिए u प्लस at इक्वल में v। अब v लिखा है दाईं तरफ और बाकी सारी चीजें लिखी हैं बाईं तरफ। इसे अगर हम उल्टा कर दे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, b बराबर में u प्लस at। यही तो हमारा पहला समीकरण था, बस इतना सा डेरिवेशन, तो बहुत इजी है। तो ये हमारा पहला समीकरण निकल भी गया। अब इसके बाद हमें दो समीकरण और निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उन्हें कैसे निकाला जाएगा। ये थोड़ा सा बोरिंग है, परंतु ध्यान दीजिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा उसके बाद फिर। तो पहला समीकरण हमारा निकला था त्वरण की परिभाषा से, अगले दो समीकरण निकलेंगे गति की परिभाषा से। तो गति की परिभाषा क्या कहती है, गति बराबर में दूरी अपॉन में समय, यानी कि v बराबर में s अपॉन में t। अब यहाँ पर कितनी गति है, ध्यान दीजिए, एक हमारी गति है प्रारंभिक गति और एक है अंतिम गति। तो एक है u और एक है v। अब यहाँ पर कौन सी गति लें, दोनों में से कोई एक उठा लें या फिर दोनों उठा लें। अब दोनों नहीं ले सकते, एक भी नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे औसत गति। औसत गति कैसे निकल जाएगी, दोनों को जोड़ देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, औसत निकल जाएगा। तो v की जगह हमने लिख दिया u प्लस में v अपॉन में 2
बराबर में s और t वैसे ही रह जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो t है इसे ले आइए दूसरी तरफ। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, u प्लस वी अपॉन में 2 पहले से था और ये जो t डिवाइड हो रहा था s की तरफ, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर आपके पास ये समीकरण कैसे आया समझ में आ गया है, तो समीकरण बाकी के दो निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार v की वैल्यू डालनी है तो उससे हमें एक समीकरण मिल जाएगा, और दूसरी बार ये जो t दिख रहा है आपको यहाँ पर, उसकी वैल्यू डालनी है और उससे हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक का स्टेप याद रखते हैं और आपको यहाँ तक का स्टेप समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कि इसके आगे दोनों समीकरण इससे कैसे निकालना है। तो इसको लिखते हैं थोड़ा ऊपर और अब देखते हैं कि v की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन में t। अगर हम t को एक तरफ ले जाएं और उसके बाद u को भी दूसरी तरफ ले जाएं तो हमें यहाँ से v का पता चल जाएगा। v क्या आ जाएगा, u प्लस में at। कुछ नहीं करना, बस इस v की वैल्यू को यहाँ पर डाल देना है। तो ये क्या हो जाएगा, s ब्रैकेट में u का u रहेगा, प्लस में जो v था उसकी जगह आ जाएगा u प्लस में at। डिवाइड का 2 वैसा ही रहेगा और जो t मल्टीप्लाई हो रहा था वो भी वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर जो अंदर दो u हैं उनको हम जोड़ देंगे, तो नया क्या बन जाएगा, s बराबर में 2u प्लस में at अपॉन में 2, और जो बाहर t मल्टीप्लाई हो रहा था वो वैसा ही रहेगा। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो t बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 2u के साथ जब t मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2ut, और जब at के साथ t मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि यहाँ पर 2t हो जाएंगे तो हो जाएगा t स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा 2। अब यहाँ पर जो ये दोनों वैल्यू एक ही अपॉन 2 है, इसको दो अलग अलग दो के नीचे रख दीजिए। अब यहाँ पर कोई डिफरेंस तो इससे आएगा नहीं, पर हमें एक फायदा हो जाएगा कि इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। और अब हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, s बराबर में ut प्लस में at स्क्वायर बाय 2। अब at स्क्वायर बाय 2 को लिखें अगर हम हाफ at स्क्वायर, तो उसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हाफ at स्क्वायर और at स्क्वायर बाय 2 एक ही बात है। और यही तो हमारा दूसरा इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन भी आ गया। अब चलिए, जो ये फॉर्मूला था हमारा, इससे हम तीसरा इक्वेशन निकालते हैं। v की वैल्यू हम डाल चुके हैं, अब किसकी वैल्यू डालनी है, t की। तो चलिए t की वैल्यू निकालते हैं। किस समीकरण से निकालेंगे, उसी एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण वाले समीकरण से। तो त्वरण का फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन में t। t को ले जाते हैं a की जगह पे और a को ले आते हैं t की जगह पे। तो t का क्या बन जाएगा, t बराबर में v माइनस यू अपॉन में a। अब इसी को हम डाल देंगे t की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, s बराबर में u प्लस वी अपॉन 2 तो वैसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई में t की जो नई वैल्यू हमने निकाली है वो लिख देंगे, v माइनस यू अपॉन में a। अब ये जो नीचे के 2 और a हैं इसे हम ले जाएंगे s की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, 2as इक्वल में u प्लस वी गुने में v माइनस यू। अब ये जो u प्लस v है, अगर हम इसे v प्लस यू लिखें तो भी कोई ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो चलिए लिख देते हैं। अब इससे हमें फायदा क्या होगा, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है जैसे a प्लस बी गुने में a माइनस बी लिखा हो। तो a प्लस बी गुने में a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से v प्लस यू गुने में v माइनस यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लिख दीजिए। जैसे ही आप लिखेंगे आपको पता चलेगा कि हमारा तीसरा समीकरण भी आ गया। तीनों समीकरण हमने निकाल लिए। तो चलिए इसी खुशी में एक सवाल करते हैं। सवाल क्या है, विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक गति कितनी है, 0, क्योंकि अभी अभी चलाना शुरू किया है, और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करनी है। तो पहले हमें बताया गया है कि 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की गति हो जाती है, और फिर बताया हुआ है कि अगले 5 सेकंड में 6 मीटर से कम होकर 4 मीटर रह जाती है। तो दोनों ही केस में हमें त्वरण बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें पता क्या है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर दो स्थितियां हैं। पहले जब विराम अवस्था से 6 मीटर की गति प्राप्त करी, और दूसरा जब 6 मीटर से 4 मीटर की गति हो गई। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहली स्थिति में क्या था, प्रारंभिक वेग था हमारा 0, क्योंकि अभी अभी साइकिल चलना शुरू हुई थी, और हमारा अंतिम वेग क्या था, 6 मीटर पर सेकंड।
समय लगा था 30 सेकंड का। यहाँ पर हमारा त्वरण का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू डाल देनी है। वैल्यू डालेंगे 6 मीटर पर सेकंड, माइनस में 0 मीटर पर सेकंड, अपॉन में 30 सेकंड। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आएगा 6/30, ऊपर है मीटर पर सेकंड और नीचे है सेकंड। तो टोटल यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन इंग्लिश में त्वरण को कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन और त्वरण एक ही बात है, और हमारा त्वरण आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा पहले केस का त्वरण है, जब गति बढ़ाई गई थी। अब देखते हैं दूसरे केस में क्या हुआ था। दूसरी अवस्था में प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, इस बार प्रारंभिक वेग हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 6 मीटर से साइकिल पहले ही चल रही थी और बाद में ब्रेक लगा था तो 4 मीटर आ गई थी। टाइम लगा था 5 सेकंड का। फिर से फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। वैल्यू डालने पे हमें पता चलेगा कि आंसर आया -2/5। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस हमें बता रहा है कि गति कम हो रही है। तो इस वीडियो में हमने जाना गतिज समीकरण के बारे में। अब इसके बारे में आप अपनी एनसीईआरटी की किताब में पढ़ लीजिएगा और इस समीकरण से जितने भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ के आइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।